तकनीकी दिक्कत आ गई थी। तो पहले प्रश्न हम ले रहे थे। डॉक्टर दिनेश यादव सोरियासिस के बारे में उन्होंने विरेचन कराया। मैं उनको सलाह देना चाहता हूं कि ऐसे पेशेंट में पहले वमन कराएं, क्योंकि जो कुष्ठनादि बभूहित कुष्ठम जो कुष्ठ रोग होता है वो त्रिदोषज होता है और इसमें प्रथमम वमनम पश्चात विरेकस्य अनुवासनम, पहले वमन और फिर विरेचन कराना चाहिए, उसके बाद वस्ति। तो आप इसमें लाभ अधिक पाएंगे, क्योंकि बहुदोष संशोधित कोष्ठी बहुदोष होते हैं, इसलिए संशोधन बार बार इसमें कराना पड़ता है। और संशोधन का मतलब प्रायशः वमन और विरेचन होता है। तो ये आप ध्यान में रखें। वमन के बारे में भी काफ़ी हम चर्चा कर चुके हैं। यदि आप चाहेंगे तो पुनः एक बार वमन के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। इसमें आप क्या करिए, पंचतीर्थ घृत से आभ्यंतर स्नेहपान कर दीजिए। पहले तो 3-4 दिन दीपन पाचन हेतु पंचकोल काढ़े का सेवन कराएं। उसके बाद पंचतीर्थ घृत से आभ्यंतर स्नेहपान प्रथम दिन 30 ml, फिर 60 ml, 90, इस तरह बढ़ाते हुए जब तक सम्यक स्नेह के लक्षण ना मिल पाए तब तक आप स्नेहपान बढ़ाते जाएं। अन्नपान उष्ण जल सुबह लगभग 7 बजे 7 और 7:30 के बीच आभ्यंतर स्नेहपान दे देना चाहिए। इस दौरान नाश्ते करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा भोजन आप लंच का जब समय होता है 12-1 बजे तो भोजन करिए। सम्यक स्नेह लक्षण प्राप्त होने के बाद फिर एक दिन स्वेदन कराना है। मान लीजिए आज सम्यक स्नेह के लक्षण मिले तो कल सुबह, कल शाम को, परसों सुबह, ऐसे 3 अन्नकाल वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेदन कराना है और परसों वमन कराना है। यदि आज सम्यक स्नेह के लक्षण मिले तो एक दिन पहले 2 तैयारी करना है, रोगी से संबंधित और औषधि से संबंधित। रोगी से संबंधित कफवर्धक कृष्णा का सेवन वमन के एक दिन पहले रात्रि में कराते हैं। उसमें उड़द दाल 30 ग्राम, चावल 30 ग्राम, 20 ग्राम तिल, गुड़ 20 ग्राम और सेंधो स्वाद के आधार पे और शुद्ध घी 20 ग्राम डाल करके विधिवत कृष्णा का निर्माण करें और लगभग 3 पाव दही मंगा करके कर्ड में मिलाकर इसको आकंठ खिलाएं। आकंठ खिलाने से वमन अच्छा होता है। फिर प्रातःकाल सुबह 7-8 बजे पेशेंट में राउंड करें, पूछें भूख लगी है क्या। यदि भूख लगी है तो यवागु का सेवन पुनः कराना चाहिए और यदि भूख नहीं लगी तब वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेदन कराइए 8 और 8:30 के बीच। 8:30 बजे आप करीब 500 ml दुग्ध गुड़ मिलाकर दे दीजिए। आधा घंटा वेट करिए। ये आधा घंटे के अंदर जो दूध आपने पिलाया है वो दही में कन्वर्ट हो जाएगा रेनिन की क्रिया से, तो इससे कफोत्क्लेश और होगा। फिर 9 बजे वमनोपक द्रव्य पिलाना है। वमनोपक द्रव्य में आप दुग्ध पान करा सकते हैं या गन्ने का रस करा सकते हैं, गन्ने का रस का सेवन करा सकते हैं। लगभग 2 से 3 लीटर ये मंगा लें, सुकोष्ण कर लें, गर्म कर लें और अगर दुग्ध है तो इसमें थोड़ा गुड़ मिला दें, अन्यथा अगर गन्ने का रस आया है तो मीठा वैसे ही होता है, उसको आकंठ पान कराएं। और आकंठ पान कराने के बाद फिर मदन फल कल्प बना करके, जैसे मदन फल कल्प भी एक दिन पहले बनाते हैं। अब ये पेशेंट चूँकि स्किन डिसीज़ का है तो इसमें पटोल पत्र का काढ़ा 100 ml बना लें और 15 ग्राम मदन फल पिपली योकुट करके भिगो के एक दिन पहले रख दें रात्रि में और प्रातःकाल उसको मसल के छान लें। 2.5 ग्राम लवण, सेंधा नमक और 20 ग्राम शहद मिला करके इस कल्प का सेवन वमनार्थ आप करें। आप देखेंगे इसको पिलाते ही पहला जैसे ही आपने वमनोपक औषधि पिलाई, वमनोपक से मतलब गन्ने का रस दुग्ध, उसके तत्काल बाद मदन फल कल्प अभिमंत्रित करके पेशेंट को देना चाहिए। 15 मिनट के अंदर वमन चालू हो जाएगा। जब तक पित्त ना निकले तब तक वमन आपको कराना है। बाद में लवणोदक पिला करके आमाशय का धुवन भी हो जाएगा और उससे पित्तांत का दर्शन भी आराम से हो जाता है। जब देखें कि अब कोई द्रव्य नहीं निकल रहा है तो 3-4 गिलास गर्म पानी और नमक मिला के पिला दीजिए और फिर थोड़ा उंगली लगा के वमन कराइए। इससे पूरा पेट जो है वो साफ हो जाएगा। और फिर इसके बाद पेशेंट को थोड़ा देर आराम करने दीजिए 10 मिनट और उसके बाद फिर धूम्रपान, कवल धारण करने के बाद धूम्रपान कराना चाहिए। तो ये प्रक्रिया यदि वमन के लिए कराएंगे तो आपके लिए बड़ा हितकारी होगा। और वमन के बाद फिर संसर्जन क्रम
और फिर 9वें 10वें 11वें दिन आभ्यंतर स्नेहपान बढ़ी हुई मात्रा में, और 12वें 13वें 14वें दिन वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेदन, और ऐसा आहार विहार देना है जो कफ पित्त वर्धक ना हो। इस तरीके से वमन के 15वें दिन विरेचन करा दीजिए। विरेचन आपने कराई है तो वमन भी कोई कष्टदायक नहीं है। जब आप वमन कराएं उसके पहले भी आप मेरे से सलाह ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। अभी एक अर्चना जायसवाल है लखनऊ में, उन्होंने कभी वमन नहीं कराया और एक अभी 2-4 दिन पहले वमन कराया, बहुत ही अच्छा पित्तांत वमन हुआ और आप भी करा सकते हैं। हमारी जो कई ऐसे चिकित्सक हैं जो टेलीफोन में ही पूरा जानकारी लेकर के वमन करा लेते हैं, तो आप भी कराएं। अश्विनी कुमार साहू, मात्रावस्थी किस समय देना चाहिए? मात्रावस्थी वैसे भोजन के बाद दी जाती है। इसके माने भोजन 11 या 10 बजे हम खा लें और भोजन करने के बाद तत्काल आप वस्ती दे सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर सायंकाल भोजन के बाद, लेकिन भोजन के बाद ही आपको वस्ती देना है, ये आपको ध्यान में रखना है। पर अच्छा काल तो सुबह का ही है, 11-12 बजे या 10 से 11 के बीच आप अनुवासन वस्ती दें, लेकिन खाली पेट में नहीं, भोजन के बाद। डॉक्टर कमलेश तिवारी, उन्होंने प्रोडक्टिव कफ के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। तो जानते हैं आप, आद्रे वृक्षम शुष्के स्निग्धम वात कफात्म के कासे अन्नपानम कब्जे सपित्ते तिक्त संयुक्त। आद्रे वृक्षम, ये आद्र काश है तो इसमें रूक्षण क्रिया आपको करना चाहिए। और दूसरी बात, वलिनम बमनई है आदो शोधितम कफ कासनव यवान नहीं है कटुरूक्षण कफग्नि चापी उपाचरित। कफ की चिकित्सा, जब ज़्यादा प्रोडक्टिव कफ हो तो कफाधिक के ऐसा मान करके आपको इसमें त्रिफला घृत से आभ्यंतर स्नेहपान या त्रिउष्णाद घृत से आभ्यंतर स्नेहपान कराने के पश्चात वमन कराएं। वमन कराने से कफ निकल जाएगा और रोगी को बहुत ही आराम होगा। वमन कराने के बाद आप हल्का विरेचन भी कराएं, इससे रोगी को निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा एक काढ़ा सेवन करें, मुलैठी, कंटकारी और गिलोय। मुलैठी, कंटकारी, गिलोय बराबर मात्रा में योगुट कर लें। 4 चम्मच दवाई, 4 कप पानी, 1 कप बचे तब तक आप पकाएं। ऐसा 1 कप सुबह और शाम को खाली पेट में दोनों टाइम इसको देना चाहिए। शीतोपलादी चूर्ण, जहाँ कफ ज़्यादा निकलता है वहाँ नहीं दिया जाता, जहाँ कफ कम निकलता है वहाँ दिया जाता है। यहाँ प्रोडक्टिव हो तो यहाँ तालीसादी चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए, यानी कफज काश में तालीसादी चूर्ण, और वातिक काश में जहाँ कफ न निकलता हो वहाँ शीतोपलादी चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। तो तालीसादी चूर्ण 1-1 चम्मच दिन में 3 बार दीजिए। इसके अलावा इसमें लवंग आदि बटी चूसनार्थ 1-1 कम से कम 5-6 बार चूसनार्थ आप दें, इससे बड़ा अच्छा लाभ होगा। रस औषधियों में रस पीपरी रस 125 मिलीग्राम, चंद्रामृत रस 125 मिलीग्राम और अभ्रक भस्म 125 मिलीग्राम। यदि कफ न निकल रहा हो तो टंकण मिलाना चाहिए, और कफ अधिक मात्रा में निकल रहा हो तो अभ्रक भस्म मिलाना चाहिए। फिर से मैं बोलता हूँ, रस पीपरी 125 मिलीग्राम, चंद्रामृत रस 125 मिलीग्राम, अभ्रक भस्म 125 मिलीग्राम, और यदि महालक्ष्मी विलास और मिला दें तो और अच्छा रहेगा, 125 मिलीग्राम। ऐसी ये एक मात्रा है, ऐसे दिन में 3-4 मात्राएं आप देंगे तो पेशेंट को बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा पेशेंट को छाती में वायुभ्यंग करके नाड़ी श्वेत कराना चाहिए। इससे कफ जो जितना जमा है वो सब बाहर निकल आएगा। और हमेशा सुखोर जल का सेवन करें, और ऐसी अवस्था में जब कफ ज़्यादा निकल रहा है तो शुंठी से सिद्धित जल का सेवन दिन भर हमको करना है। यदि 1 लीटर पानी है तो उसमें करीब 50 ग्राम शुंठी यौकुट करके डाल दें और 1 बॉयल होने तक उसको पकाएं, छान लें, और इसी पानी को कुनकुना हमेशा पीना चाहिए। इससे बहुत अच्छा रोगी को लाभ प्राप्त होता है। भारत ठोक एंटीकोगुलेंट ट्रीटमेंट। एंटीकोगुलेंट कभी कभी कई डिसीज के कारण या बोन मैरो की डिसीज के कारण या डेंगू के कारण प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, और इसकी वजह से कई जगह से ब्लीडिंग, परप्यूरा आदि के लक्षण रोगी में मिलते हैं।
ऐसी अवस्था में चरक ने एक सिद्धांत बताया है, अक्षीण बलमांसस्य रक्तपित्तम यदस्नतः तद्दोष दोष उत्क्लिष्टो नादौ स्तंभनम हरति। वैदूर्य मुक्ता मणिगैरिका नाम मृत संग है में आमलकोदका नाम मधुद कस्य रस चैव पानाक्षमं गच्छति रक्तपित्तम। ऐसी अवस्था में बोलबद्ध रस 250 मिलीग्राम, अकीक पिष्टी 250 मिलीग्राम, मंडूर भस्म 250 मिलीग्राम, ऐसे दिन में 3 या 4 बार ये मात्रा का सेवन करें। प्लेटलेट संख्या यदि कम हो गई है तो आप सब जानते हो, पपीता के पत्ते करीब 2 ले लें और 6 अंगुल लंबी स्टेम गिलोय की ले लें और करीब 8-10 पत्ते तुलसी के, और इसका जूस निकाल करके सुबह शाम पेशेंट को दें। इससे प्लेटलेट्स बढ़ेगा और निश्चित रूप से जो रक्तस्राव हो रहा है वो तुरंत बंद हो जाएगा। तो इसका भी आप प्रयोग करें। साथ में मुनक्का है, अंजीर है, इसका सेवन कराएं, पित्तनाशक है और अमीनोग्लोबिन बढ़ाने वाले होते हैं, अमीनो एसिड को भी बढ़ाने वाले होते हैं, और इनका प्रयोग आप करेंगे तो लाभ आपको ज़्यादा प्राप्त होगा। जहाँ तक प्रश्न जलऊ का उच्चारण, तो जलऊ का उच्चारण निश्चित रूप से अगर ब्लीडिंग प्लेटलेट्स की संख्या कम है तो थोड़ा रिस्क न उठाएं, क्योंकि वैसे ही जलऊ का जब हम लगाते हैं तो हीरोडिन नाम का तत्व होता है, उसके प्रवेश से रक्त अपने आप स्रावित होता रहता है। बहुत देर बाद जब अच्छी तरह कड़ा व्रणपट्ट बंधन करते हैं तो वो रुकता है। तो इसलिए ऐसी अवस्था में ना कराएं तो अच्छा है। पहले आप प्लेट से संख्या बढ़ा दें, जो ब्लीडिंग का जो टाइम है, कोगुलेंट टाइम है, वो बढ़ा दें, और उसके बाद फिर जलऊ का आप लगा सकते हैं। डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा, महीने में 2-3 बार, एक पेशेंट है उनका महीने में 2-3 बार एमसी हो जाती है, इरेगुलर में एमसी है, इसके माने ये हुआ निश्चित है ये डिसीज़ हार्मोनल इम्बैलेंस से होती है। और ऐसी अवस्था में पहले तो प्रयास करें कि नियमित आए, तो इसके लिए सबसे पहले आप संशोधन कराएं। संशोधन में इसमें वमन न करा के विरेचन कराएं, और विरेचन करने के बाद फिर माधु तैलिक वस्तु का सेवन कराएं। माधु तैलिक बहुत अच्छी है, या एरंड मूलादि वस्तु का प्रयोग आप इसमें कराएं। इसके अलावा कुमारी आसो 4 चम्मच पानी, भोजन के बाद दोनों टाइम इसका सेवन आप कर सकते हैं। अत्यधिक ब्लीडिंग हो रही हो तो बोलबद्ध रस, मंडूर भस्म और प्रवाल पिष्टी। बोलबद्ध रस 250 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, मंडूर भस्म 250 मिलीग्राम, ऐसे दिन में 2-3 बार आप दे सकते हैं। इसके अलावा नाग केसर, धाय पुष्प, नाग केसर 50 ग्राम, धाय पुष्प 50 ग्राम बारीक चूर्ण करके 1-1 चम्मच दिन में 3 बार आप पिला सकते हैं। इससे ब्लीडिंग न होगी और नियमित आए, इसका हमको प्रयास करना चाहिए। एक प्रकार के प्रदर रोग है, ऐसी अवस्था में प्रदरांतक लौह 250 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, मंडूर भस्म 250 मिलीग्राम, ये भी एक योग है। इसको भी दिन में 2 या 3 बार पेशेंट को देना चाहिए। और संशोधन अवश्य कराएं, क्योंकि संशोधन से ही रेगुलर मेंसेस आएंगे। जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस है वो संशोधन से ठीक होगा। इसके अलावा इसमें आमलक के आदि चूर्ण या आमलक के आदि रसायन का भी प्रयोग प्रातः एवं सायं करना चाहिए। दूसरा, बाजार में बहुत सारे जैसे एम्टूटोन चरक का आता है, उसको भी 1-1 चम्मच दिन में 3 बार आप उसका प्रयोग पेशेंट में कराएं। डॉक्टर चंद्रकला जी का प्रश्न है, प्रमेह में पंचकर्म का प्लान कैसे बनाएं? तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पहले समझ लीजिए। यदि स्थूल व्यक्ति है, बलवान व्यक्ति है, बहुदोष अवस्था है, तो उसमें संशोधन कराना चाहिए। लेकिन व्यक्ति कमज़ोर है, दुर्बल है, का अल्प दोष है, ऐसी अवस्था में पंचकर्म प्रमेही रोगियों में नहीं कराना है। स्थूला प्रमेही बलवान है कहा, कृशस्थयी कहा परिदुर्बलस्य, संब्रह्मणम तत्व कृशस्य कारम संशोधनम दोष बलाधिकस्य। संशोधनम नाहरति या प्रमेही तस्य क्रिया संसमनी प्रयोज्याः मंथा कषायाः यवचूर्णलेयाः प्रमेह शांतस्य लघुस्य भक्षाः।
तो यहाँ स्पष्ट रूप से कहा है जो स्थूल व्यक्ति है, बलवान व्यक्ति है, बहुदोष अवस्था है तो संशोधन कराएं, और इसके लिए बहुत सारे कल्पों का वर्णन कल्पस्थान में दिया हुआ है। स्नग्धस्य योगा विविधा प्रोज्याः कल्पोपदृष्टे मलशोधनाय ऊर्ध्वं तथा अधस्य मले अपनीते महेषु संतर्पणम एवं कार्यम। तो इसमें ऐसे व्यक्ति में त्रिफला घृत से आभ्यंतर स्नेहपान करके बमन करा दें। बमन कराने के बाद विरेचन कराएं, और फिर एक प्रमेहग्न बस्ती है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, मेरी किताब में भी क्लिनिकल पंचकर्म में भी प्रमेहग्न बस्ती का उल्लेख है। इसका रेफरेंस मैं बता देता हूँ, आप वहाँ देख लीजिए। सिद्धि स्थान 8, चरक सिद्धि स्थान 8, श्लोक नंबर 8। उसमें चिरायता है, रासना है, ऐसे 5-7 औषधियाँ हैं, उनका काढ़ा बनाते हैं। और जो सरसों होता है, पीली सरसों, उसका 20 ग्राम कल्क उसमें मिला करके बस्ती दी जाती है, और बड़ी उपयोगी बस्ती है। उसको हम काल बस्ती के प्रमाण से 16 बस्ती देते हैं। इससे डायबिटीज़ में बहुत कंट्रोल होता है। लेकिन अगर बहुदोष अवस्था नहीं है तो संशमन चिकित्सा करें, और संशमन के लिए जो प्रमेहग्न द्रव्य हैं उनका प्रयोग सीधा करें, संशोधन ना कराएं। जैसे बसंत कुसुमाकर रस आप सब जानते हो 60 मिलीग्राम, देन शिलाज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम, त्रिभंग भस्म 250 मिलीग्राम। ये दिन में 2 या 3 मात्रा गर्म पानी के साथ देवें। इसके अलावा इसमें बहुत अच्छा उपयोगी है माँ मज्जक घनबटी। माँ मज्जक घनबटी और 2-2 गोली दिन में 3 बार इसका सेवन करा। गुड़माड़ घनबटी भी इसके लिए बहुत उच्च उपयोगी है। गुड़माड़ घनबटी तो दोनों 2-2 गोली दिन में 2 बार दें। एक आता है मधुमेह हारी चूर्ण 5 ग्राम भोजन के पहले दें, या एमरी प्लस ग्रेन्यूल्स, एमिल फार्मास्यूटिकल की है, इसकी 1 चम्मच भोजन के पहले ग्रेन्यूल्स को दोपहर और शाम का सेवन करें। डायबेकॉन हिमालय की आती है, ये भी 2 TDS इसका आप प्रयोग करें। और साथ साथ खान पान पर निदान परिवर्जन बहुत आवश्यक है। अगर वो कार्बोहाइड्रेट, शुगर आदि का ज़्यादा सेवन करते रहेगा तो कितनी भी दवाइयाँ देंगे वो पेशेंट ठीक होने वाला नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। निदानम परिवर्जनम, सामान्यतः क्रियायोग और निदानम परिवर्जनम संशोधन संशोधन, ठीक है। डॉक्टर विजेंद्र सिंह, इनको किताब चाहिए क्लिनिकल पंचकर्म, तो मैं एक नंबर आपको बताता हूँ, वो नोट कर लीजिए। डॉक्टर बैरागी नाम है, उज्जैन से हैं ये। उनको फ़ोन करेंगे तो आपको किताब मिल जाएगी। चंद्रकला जी, आपको भी किताब चाहिए तो ये टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको। 94250 92284। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 94250 92284 92284। तो विजेंद्र सिंह जी, चंद्रकला जी, आप डॉक्टर बैरागी को इस नंबर पर बात कर लीजिए और वो उपयुक्त जानकारी दे करके आपको किताब भेज देंगे। आज इतने ही प्रश्न हैं, आज बहुत कम लोगों ने प्रश्न किया है। आइए, जो हमारे चिकित्सक हमेशा साथ में जुड़ते हैं, डॉक्टर उषा तभानी जी, डॉक्टर महेंद्र चतुर्वेदी जी, डॉक्टर सुनील रातौरी जी, डॉक्टर प्रकाश सिंह, डॉक्टर KN गंगवार, डॉक्टर हरजीत सिंह, डॉक्टर रूपाली देशमुख, डॉक्टर सुकुमार जोशी, डॉक्टर आशुतोष कुमार, डॉक्टर कमलेश तिवारी, डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी, डॉक्टर बलविंदर सिंह, डॉक्टर अश्विनी कुमार साहू, डॉक्टर पंकज गोयल, डॉक्टर रंजीता गुप्ता, डॉक्टर रजनीश शर्मा, डॉक्टर शिल्पा पालस्कर, डॉक्टर विकेश महाजन, सोनल पटेल जी, डॉक्टर सुनीता साहू जी, डॉक्टर विजेंद्र सिंह, डॉक्टर मनोरंजन साहू, डॉक्टर प्रशांत शशाने और वैद्य RV प्रजापति जी, सुनील कुमार जी, डॉक्टर अरुण शर्मा जी,
अपर्णा मिश्रा जी, परेश मन्या जी, शिल्पा पालस्कर जी, मुटुक्कुल वासु, मनीष खरे जी, तृप्ति सिंघल जी, अमित सिंह जी, विनय मित्तल जी, योगेश महाजन जी, डॉक्टर विजेंद्र सिंह, डॉक्टर नीलम शुक्ला, डॉक्टर सुनीता साहू, डॉक्टर प्रशांत ससाने और अमत सिंह, ये हमारे सारे चिकित्सक जुड़े हुए हैं। उनको बहुत बहुत सादर अभिनंदन कि वे इस व्याख्यान से जुड़े हुए हैं और अपने कमेंट्स भेजते रहते हैं। अब आइए डेंगू फीवर के बारे में चर्चा करते हैं। डेंगू फीवर ये बहुत ही खतरनाक व्याधि है और बहुत जल्दी आक्रांत होती है। पेशेंट को बहुत ही तकलीफ होती है, बहुत ही वेदना होती है। जैसा कि आप जानते हैं, प्लेटलेट्स की संख्या भी कम हो जाती है अचानक और कई बार पेशेंट को भर्ती करना पड़ता है। संहिताओं में डेंगू फीवर का वर्णन या दंडक ज्वर का वर्णन नहीं मिलता। गणनाथ सेन जी और माधव निदान में डेंगू को, आधुनिक जो ज्वर है डेंगू फीवर, उसी को संस्कृत में उल्लेखित कर दिया है। चूँकि डंडे मारने जैसी वेदना होती है, इसलिए इसको दंडक ज्वर कहा गया है। और लक्षणों के यदि बारीकी से परीक्षण करें तो इसे वातोल्बण सन्निपातक ज्वर कह सकते हैं। 3 प्रकार का सन्निपातक ज्वर मुख्य रूप से होता है। वैसे तो 13 प्रकार का है, लेकिन 3 प्रकार मुख्य है। वातोल्बण सन्निपातक ज्वर, पित्तोल्बण सन्निपातक ज्वर और कफोल्बण सन्निपातक ज्वर। और समावस्था में सारे दोष होते हैं। तो इसकी तुलना, इसके जो लक्षण हैं वो वातोल्बण सन्निपातक ज्वर से मिलते जुलते हैं। इसलिए इसका नाम हम यदि आयुर्वेद में देना चाहें तो वातोल्बण सन्निपातक ज्वर कहेंगे। इसमें वात प्रधान त्रिदोष, दूष्य, रस और लसिका ग्रंथि, स्रोतस है रसवाह अन्नवाह और अधिष्ठान है यकृत प्लीहा। और ये आशुकारी चिकित्सा है, बहुत तीव्र गति से बढ़ती है और बहुत ही तकलीफ देह होती है। तो हमेशा प्रत्येक रोगों का संप्राप्ति घटक आपको आना चाहिए, तभी आप चिकित्सा का संयोजन ढंग से कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया इसमें कि दोष है वात प्रधान त्रिदोष, दूष से है रस और लसिका ग्रंथि, और स्रोतस है रसवाह स्रोतस, अन्नवाह स्रोतस, अधिष्ठान है यकृत और प्लीहा, और ये आशुकारी व्याधि है। जैसा मैंने पहले उल्लेखित किया, डंडे मारने के समान पीड़ा उत्पन्न होती है इसमें, इसलिए इसका नाम दंडक ज्वर नाम दिया गया है। इसमें इसको डेंगू फीवर कहा जाता है। कई लोग इसको डैंडी फीवर भी कहते हैं और कई लोग ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि हड्डी को कोई तोड़ रहा है, कोई चोट पहुंचा रहा है, इस प्रकार की वेदना होती है, इसलिए इसका नाम ब्रेक बोन फीवर। यह तीव्र आशुकारी संक्रामक रोग है। बैक्टीरिया का नाम है टोगा वायरस, और ये जो है एडिस इजिप्टी नामक मच्छर के काटने से मानव शरीर में प्राप्त होता है। यानी इसका मुख्य जो कैरियर है वो एडिस इजिप्टी नामक मच्छर है। इसके काटने से जो टोगा नामक वायरस है वो मनुष्यों में प्रवेश कर जाता है। इसका जो संचय काल है वो 5 से 7 दिन, संचय काल इसका 5 से 7 दिन। विषाणु यानी वायरस का प्रभाव ज़्यादातर रस, लसिका, यकृत, प्लीहा और लसिका ग्रंथि में अत्यधिक प्रभाव विषाणु का पड़ता है और अंत में रोगोत्पत्ति यानी डेंगू फीवर की उत्पत्ति होती है। इसके पूर्व रूप लक्षण जिससे हम पता लगा सकते हैं कि डेंगू फीवर होने वाला है, बॉडिक पूरे शरीर में
दर्द होता है जिसको हम अंग मर्द कहते हैं, और अत्यधिक थकावट टायर्डनेस लगती है, भूख नहीं लगती एनोरेक्सिया, उल्टी जैसा लगने लगता है नासिया, और डिप्रेशन आने लगता है। ये पूर्ण रूप है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, बॉडिक, टायर्डनेस, एनोरेक्सिया, नासिया और डिप्रेशन, ये पूर्ण रूप लक्षण हैं डेंगू के। और जो लक्षण हैं, दूसरे तीसरे दिन ज्वर कम हो जाता है लेकिन फिर चढ़ जाता है। मंदत ज्वर रहता है 2 या 3 दिन, लेकिन उतर करके फिर से आ जाता है ज्वर, और ऐसी अवस्था में सीवियर पेन पूरी शरीर में रहता है। इसके अलावा स्टिफनेस, शरीर कड़ापन हो जाता है, सीवियर पेन इन बोन, हड्डियों में बहुत अधिक वेदना होती है, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, चलने में उसको तकलीफ होती है, सोर थ्रॉट, गले में सूजन हो जाती है, नासिया और वोमिटिंग भी हो सकती है, और स्मेल का भी नाश हो सकता है। स्मेल नहीं पता चलती, और बॉइल्स पूरे शरीर में हो जाते हैं। छोटे छोटे बड़ी बड़ी फुंसियाँ जिसको बॉइल्स कहते हैं, वो शरीर भर में हो जाती हैं। पल्स बहुत धीमी हो जाती है, वीकनेस, लॉस ऑफ एपिटाइट। 8वें दिन ज्वर का शमन हो जाता है। अगर अहित आहार विहार का सेवन न करें तो 8वें दिन ज्वर अपने आप खत्म हो सकता है। इफेक्ट ऑफ डेंगू फीवर, इसका इफेक्ट कहाँ छोड़ता है डेंगू फीवर का? तो सबसे पहले इनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ ग्लैंड बढ़ जाती हैं, ल्यूकोपीनिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, क्योंकि प्लेटलेट्स की कमी होती है, इसलिए कई बार ब्लीडिंग भी कहीं पर भी हो सकती है। देन प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। साध्या में देखें तो बालक वृद्ध को बहुत ही कष्टकारी होता है, कृच्छ साध्य होता है, और उपद्रव होने पर यह असाध्य की श्रेणी में आता है। अब आइए चिकित्सा के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। तो जैसे त्रिदोषज है वातोल्बण, तो वर्धने नैक दोषस्यो क्षपणे नोष रस्वा कपस्थानानुपूर्वा सन्निपातम जरम जयेत संसटाः सन्निपतिताः बुद्ध्वा तर्तमय समयः जुरान दोषा क्रमापेक्षितोक्तै औषधि जयेत कर्म साधारणम जया तृतीय चतुर्थको आगंत्रण बंधु प्रायशो विस्मज्जरे। ये जो त्रिदोषज ज्वर के जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है मैंने बताए, बढ़े दोष को घटाना, घटे दोष को बढ़ाना, ये सन्निपातक ज्वर का सिद्धांत है। लेकिन यदि नवज ज्वर है तो पहले कफस्थान की चिकित्सा करें, फिर पित्त की और फिर कफ की। ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में त्रिदोषज जो ज्वर है उनमें ये आता है। सबसे बड़ी बात है इसमें पर्याप्त विश्राम मिलना चाहिए, क्योंकि थकावट बहुत होती है, पेशेंट को तकलीफ होती है, चलने में वेदना होती है। तो ऐसी अवस्था में पर्याप्त विश्राम और मच्छरों से बचाव, क्योंकि मच्छर के माध्यम से ही ये डेंगू फीवर फैलता है, तो उससे बचाव। और उष्णोदक का पुनः पान, ठंडा पानी न पिए, गर्म पानी गुनगुना करके गर्म पानी निरंतर पिए। ज्वर के आरंभ से लेकर ज्वर के अंत तक गर्म पानी ही पीना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन हो तो विरेचन करा दें। विरेचन के लिए आप अमलता सगुदा 20 ग्राम और 4 कप पानी 1 कप बचे तब तो पका लीजिए। ऐसा 1 कप खाली पेट में प्रातःकाल सेवन करा दें, इससे बढ़िया विरेचन हो जाएगा। एरन तेल 40 ml दूध में मिला करके प्रातःकाल खाली पेट में सेवन कराएं, इससे भी बढ़िया विरेचन हो जाएगा। तो बेबंद होने पर विरेचन कराएं। और लघु और सुपाच्य आहार, लघु आहार जो इजीली पाचन हो जाए, ऐसे आहार विहार का सेवन करेंगे, क्योंकि इसमें एनोरेक्सिया हो जाता है, भूख कम लगती है। अगर संशमन औषधियों का प्रयोग करना है तो सर्व ज्वर हर लौह 250 मिलीग्राम,
गोदंती 250 मिलीग्राम, संजीवनी बटी 1 और शुंठी चूर्ण 2.5 ग्राम। ये बहुत ही उपयोगी रस औषधियाँ हैं। फिर से बोल रहा हूँ मैं, सर्व ज्वर हर लौह 250 मिलीग्राम, गोदंती 250 मिलीग्राम, संजीवनी 1 बटी और शुंठी चूर्ण 2.5 ग्राम। इन सबको मिला करके गर्म पानी के साथ या शहद के साथ दिन में 2 या 3 मात्राओं का सेवन कराएं। अगर तीव्र वेदना है, जैसे मैंने बताया बोन ब्रेकिंग फीवर, तो अब बहुत ही तीव्र वेदना है, ऐसी अवस्था में रसराज रस 60 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, श्रृंग भस्म 250 मिलीग्राम और पिपली 2.5 ग्राम। फिर से रिपीट करता हूँ, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रसयोग है। रसराज रस 60 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, संजीवनी बटी 1 और पिपली 2.5 ग्राम। ये ऐसी दिन में 3 बार या 2 बार पेशेंट की आवश्यकता अनुसार शहद के साथ इसका सेवन कराएं। ज्वर के बाद में दुर्बलता पेशेंट में आ जाती है, क्योंकि एनोरेक्सिया, भूख कम लगती है, खाना कम खाता है और ज्वर की अवस्था में थकावट भी होती है, कमजोरी आ जाती है। तो ज्वरोत्तर दुर्बलता में क्या देना चाहिए? तो इसके लिए सिद्ध मकरध्वज 60 मिलीग्राम, नवाई श्लोह 250 मिलीग्राम, स्वर्ण बसंत मालती 60 मिलीग्राम, सीतोपलादि चूर्ण 2.5 ग्राम। फिर से रिपीट करता हूँ मैं, सिद्ध मकरध्वज 60 मिलीग्राम, नवाई श्लोह 250 मिलीग्राम, स्वर्ण बसंत मालती 60 मिलीग्राम और सीतोपलादि चूर्ण 2.5 ग्राम। ऐसे दिन में 3 मात्राएं शहद के साथ या पानी के साथ इसका सेवन कराएं। काढ़ों में जो डेंगू फीवर में उपयोगी है वो है गुड़चादि क्वाथ 30 ml, खाली पेट में भोजन के 3-4 घंटा पहले या 3-4 घंटा बाद। एक दूसरा काढ़ा है अमृताष्टक क्वाथ, ये भी बहुत उपयोगी है। और किरातिक्तादि क्वाथ, ये पुनरावर्तक ज्वर में इसका रेफरेंस आता है, लेकिन सभी ज्वर में इस काढ़े का प्रयोग कर सकते हैं। किरात तिक्तम तिक्ता मुस्ता परपटको अमृता घ्रांति पीतानि च अभ्यासात पुनरावर्तकम ज्वरा। इसमें कुटकी, चिरायता, किलोय, मुस्तक और परपट, ये 5 चीज़ें होती हैं। इनका काढ़ा दें, 4 चम्मच दवाई, 4 कप पानी, 1 कप बचे तब तक पकाइए और खाली पेट में इसका सेवन रोगी को कराएं। आसो अरिष्ट में अमृतारिष्ट और 10 मूलारिष्ट। अमृतारिष्ट 10 ml, 10 मूलारिष्ट 10 ml, 20 ml हो गया। 20 ml पानी भोजन के बाद दोनों टाइम इसको सेवन कराएं। बटियाँ भी बहुत उपयोगी हैं। संजीवनी बटी 2 गोली सुबह शाम को, या सौभाग्य बटी 2 गोली सुबह शाम को। गिलोय घन बटी, ये भी बड़ी उपयोगी टैबलेट है। गिलोय घन बटी, ये भी आप 2-2 गोली दिन में 2 बार दे सकते हैं। चंद्र प्रभावटी का भी सेवन इसमें लाभप्रद होता है। तो बारी बारी से इनका प्रयोग करें, एक साथ सारी जो टैबलेट है उनका सेवन न कराएं। चूर्ण में सुदर्शन चूर्ण बहुत ही उपयोगी है सभी ज्वरों के लिए, और इसमें तो खास रूप से उपयोगी है सुदर्शन चूर्ण। कोरोना में भी सुदर्शन चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। कई संस्थान सुदर्शन चूर्ण, तालीसारी चूर्ण, इनका प्रयोग करके कोरोना पेशेंट ठीक कर रहे हैं। तो सुदर्शन चूर्ण बहुत ही उपयोगी चूर्ण है। विबंध हो तो कुटकी चूर्ण और गिलोय चूर्ण। कुटकी 5 ग्राम, गिलोय 5 ग्राम, दिन में 2 बार दें। इससे मल प्रवृत्ति बढ़िया होगी और जो संचित कफ है, संचित मल है, वो सब बाहर निकल जाएगा। और रैपिड स्पंजिंग, जब बहुत ज़्यादा तीव्र ज्वर होता है तो गर्म पानी से स्पंजिंग करना चाहिए। कई लोग ठंडे पानी से भी स्पंजिंग करते हैं। और जो लक्षण उत्पन्न हो उनकी चिकित्सा करें। जैसे रक्तस्राव हो तो रक्तस्राव यदि ज़्यादा हो तो तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। और ऐसी अवस्था में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं
तो उसके लिए भी उपाय हमको करना है। तो एक तो सर्वज्ञात है, पपीते के पत्ते 2 ले लेवे, 6 अंगुल लंबी गिलोय स्टेम ले ले और 5 से 10 पत्ते तुलसी के, और इसका जूस निकाल करके पेशेंट को सुबह शाम पिलाना चाहिए। इसके अलावा स्वर्ण सूत शेखर रस 60 मिलीग्राम, शुद्ध काशीश 250 मिलीग्राम, मुक्ता प्रोआल पंचामृत 60 मिलीग्राम, ये पुड़ियाँ हैं, सुबह शाम दिन में 2-3 बार दें। इससे प्लेटलेट्स के काउंट बढ़ जाएंगे। इसके बाद जवारे का सोरस, गेहूं को बो दीजिए किसी गमले में, और जवारे जब थोड़ा बड़े हो जाएं तो उनको काट करके उनका रस पिलाइए। ऐसे 8-10 आप गमले रख लीजिए और 2-2 दिन के अंतर से बो दीजिए। इस तरीके से आप करेंगे तो ताज़ा आपको जवारा मिलेगा। उसका रस भी बहुत ही उपयोगी होता है, ख़ास तौर से प्लेटलेट्स के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए। तो इसका भी प्रयोग आप रोगी को करना चाहिए। आरोग्यवर्धनी 1 गोली सुबह और शाम का, इसका भी प्रयोग करें ताकि और इन्फेक्शन पेशेंट पे ना हो। तो इस तरीके से डेंगू फीवर में क्या देना चाहिए उसका संक्षिप्त विवरण आपके सामने प्रस्तुत किया। आपने बड़े धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न आमंत्रित है। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कल फिर इसी समय 4 बजे आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय आदमी।